दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरवंश राय बच्चन जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। मिशन सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज की हमारी वीडियो है हिंदी पेडागोजी, जिसमें हमने टॉपिक कवर किए हैं निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, भाषा संबंधी त्रुटियां एवं निवारण। टॉप 30 MCQ हैं जो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाले हैं वो है मॉक टेस्ट सीरीज, तो ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले पार्ट पे चलते हैं। पहला पार्ट हमारा है हिंदी भाषा में निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण संबंधी प्रश्न। पहला है, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे कहते हैं। ऑप्शन 1 है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन 2 है प्रवीणता परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 श्रेणी परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 निदानात्मक परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निदानात्मक परीक्षण। यानी जो निदानात्मक परीक्षण है उसमें हम सबसे पहले बच्चों की जो भी अधिगम के दौरान कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसके ज्ञान में जो भी रिक्तता है या कौशल में जो भी कमियां उनको ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निदानात्मक उपचार देने का आधार क्या है? उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन, आकलन, उपलब्धि परीक्षण। तो पहला ऑप्शन इसमें है उपचारात्मक परीक्षण, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा आकलन, चौथा उपलब्धि परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है आपका उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपचारात्मक शिक्षण है पहला शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के उच्चारण दोष को दूर करना, ऑप्शन 4 लेखन संबंधी दोष को दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण है तो इसमें ऑप्शन नंबर सही है आपका दूसरा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना। यानी विद्यार्थियों की कठिनाई को जानना होता है निदानात्मक परीक्षण, और उसका ट्रीटमेंट करना कहलाता है रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। ऑप्शन 1 बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, ऑप्शन 2 बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, ऑप्शन 3 समस्याओं की पहचान पर, ऑप्शन 4 समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 समस्याओं के कारणों की सही पहचान, तभी हम उसका सही से समाधान निकाल पाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है पहला कमजोरी का पता लगाना, दूसरा कमजोरी को दूर करना, तीसरा उपचारात्मक सुझाव देना, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यानी ये सारा पार्ट जो है निदानात्मक परीक्षण से लेके उपचारात्मक शिक्षण तक, ये पूरा क्या करता है, कमजोरी का पता लग जाता है, कमजोरी को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, ये किस में आता है, सब निदानात्मक परीक्षण में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है पहला छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरी का निदान करना, ऑप्शन 2 छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना, ऑप्शन 3 प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यानी तीनों ऑप्शन ठीक है, छात्रों के अधिगम के संबंधी दोषों कमजोरी का निदान करना, ये भी उपचारात्मक शिक्षण है। विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बच्चों को समूह में बांटना और उनकी अलग से शिक्षण व्यवस्था करना, ये भी हो गया उपचारात्मक शिक्षण। और व्यक्तिगत रूप से भी उनका ध्यान देना, ये सारे उपचारात्मक शिक्षण के ही पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? पहला अतिरिक्त कक्षाएं, दूसरा व्यायाम, तीसरा गोष्ठियाँ, चौथा है विशिष्ट अभ्यास। तो देखिए अतिरिक्त कक्षाएं ये बात ठीक है, गोष्ठियाँ भी होनी चाहिए, विशिष्ट अभ्यास भी। व्यायाम का उपचारात्मक शिक्षण से कोई रिलेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 8 है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? तो नहीं वाला आपको देखना है। पहला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE,
दूसरा है प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना। तीसरा, उच्चतर माध्यमिक कक्षा में विज्ञान विषय को अलग अलग संकायों के रूप में पढ़ाना। ऑप्शन नंबर 4 है माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना। प्रश्न नंबर 9 है उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? पहला, दृश्य श्रव्य साधनों का, दूसरा है शिक्षण विधियों का, तीसरा है अभ्यास कार्यों का। यानी ABC करके दिया है, तो आपको बताना है केवल A, केवल B, केवल C या यह सभी। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण में आपको ऑडियो वीडियो ये भी ज़रूरत है और शिक्षण विधियाँ भी चाहिए, अभ्यास कार्य भी चाहिए। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी, यानी 9 का ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। प्रश्न नंबर 10 है उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। कि उसी से आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे का स्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? पहला, निदानात्मक परीक्षण, दूसरा उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा माँ बाप से शिकायत, चौथा उसे दंड देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वो अशुद्ध लिख रहा है, ये आपको निदानात्मक परीक्षण की वजह से पता चल ही जाएगा। अब उपचारात्मक शिक्षण आप करेंगे, तो 11 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला, स्वप्रेक्षण, ऑप्शन 2 है पाठ पुस्तक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 है निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 है व्याख्यान परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निदानात्मक परीक्षण। ये आपस में जुड़े हुए हैं, उपचारात्मक शिक्षण, पहले निदानात्मक परीक्षण, फिर उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 13 है एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करते हैं। कौन सी पद्धति का? ऑप्शन 1 है उपचारात्मक, दूसरा है परिस्थितिपरक, तीसरा है निगमनात्मक, चौथा ऑप्शन है संरचनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, उपचारात्मक। यानी उपचारात्मक पद्धति का हम प्रयोग करते हैं जहां भी बच्चों की समस्याओं का निदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तीसरा समय व अवधि पर, ऑप्शन 4 है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। पार्ट 2 हमारा है हिंदी भाषा संबंधी त्रुटियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 है कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? 1, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। दूसरा ऑप्शन, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। ऑप्शन 4, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे, जिससे बच्चा जो है उन प्रिंट को देखते हुए अपनी गलतियों में स्वयं सुधार कर सके। क्वेश्चन नंबर 16 है सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो, तो आप उसे या उससे। पहला, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने को कहेंगी। ऑप्शन 2, बोलते समय इस पर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। ऑप्शन 3, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। ऑप्शन 4, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढकर देंगी। देखिए ऐसे शब्दों को बार बार सुनने से कहेंगी, ये भी नहीं सही है। बोलते समय इस पर ध्यान ना देने के लिए कही, ये भी गलत हो गया। ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ देंगी, ये भी नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी सत्य नहीं वाला देखना। पहला है त्रुटियां सीखने
सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। दूसरा, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। तीसरा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। ऑप्शन 4, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन भी ठीक है, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, मतलब यहाँ पे हमें नहीं वाला देखना, लेकिन ये ऑप्शन सही वाला है। दूसरा है त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये भी बात ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां ये समझने में मदद करती हैं कि बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि ये बात गलत है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, नहीं, ये अस्थायी होती है और समय के साथ आपकी मेहनत के साथ, अभ्यास के साथ ये चीज़ें सही होती रहती हैं, त्रुटियां जो भी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ऑप्शन 2, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे से वे गलती ना करें। ऑप्शन 3, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन 4, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचान का अवसर देंगे। प्रश्न नंबर 19 है, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है, वह संभवतः पहला, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। ऑप्शन 2, कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है। ऑप्शन 3, घर से पाठ याद करके नहीं आती है। ऑप्शन 4, जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल ना पूछे जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, ये ऑप्शन नंबर जैसे 4 है, जानबूझकर ऐसा करती है उससे सवाल ना पूछे जाएं, ये तो गलत हो गया। घर से पाठ याद करके नहीं आती, ये भी गलत है। कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती, ये भी गलत है। तो तीनों सेंटेंस आपके जो भी थे वो नेगेटिव सेंटेंस थे। अब सही वाला कौन सा है, बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कहीं ना कहीं जो बच्चों में इस तरह की दिक्कत है वो उनके आत्मविश्वास में कमी की वजह से है कि उन्हें ये डर रहता है कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूँगी और सामने वाले जो लोग हैं मेरा मजाक बनाएंगे। प्रश्न नंबर 20 है, प्रकाश ईश्वर को ईश्वर उच्चारित करता है, इसमें दोष है। पहला स्वरलोप, दूसरा स्वर भक्ति, तीसरा हड़बड़ाहट, चौथा शीघ्रता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वरलोप। अब ये कुछ त्रुटियां होती हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। एक तो जैसे स्वरलोप है, जिसमें जैसे क्षत्रिय को क्षत्रिय, परमात्मा को परमात्मा, ईश्वर को ईश्वर, ऐसे ही होता है स्वर भक्ति। स्वर भक्ति में ब्रजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंद्र, श्री को श्री, शक्ति को शक्ति, ऐसी स्वरागम पूछ लिया जाता है। तो स्वरागम में जैसे स्नान में आ का आगम होकर, एक सेकंड, स्नान में आ का आगम होकर, स्कूल में ई का आगम होकर स्कूल, स्नान, इस तरह के जो शब्दों, स्नान को स्नान बोलना, स्कूल को स्कूल बोलना। तो ये 3 चीज़ें आप याद कर लीजिए, स्वरलोप, स्वर भक्ति और स्वरागम। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से, ऑप्शन 1 है बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। ऑप्शन 2, बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। ऑप्शन 3, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं। ऑप्शन 4, बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए अभिव्यक्ति के समय, जब मौखिक अभिव्यक्ति चल रही उसी समय अगर आप बार बार टोकेंगे तो जैसे पहला ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती, नहीं, ये गलत है। दूसरा है बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं, नहीं। तीसरा, बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते, ये बात ठीक है, क्योंकि बच्चे फिर जब बार बार उन्हें टोका जाएगा तो बोलने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा अगर मैं बोलूँगा तो मेरा गलत ही होगा शब्द, इसीलिए बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता नहीं है, घट जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 22 है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। पहला, लापरवाही का होना। दूसरा, उनकी मातृभाषा का प्रयोग। तीसरा, उन्हें हिंदी का ना आना। चौथा, सुनने में समस्या। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उनकी मातृभाषा का प्रयोग, क्योंकि कई जगह ये देखा गया है इस तरह के शब्दों को सड़क को सरक ऐसे बोला जाता है, तो वहीं का प्रभाव उनके लिए है, मातृभाषा का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
गोमती शाह को सा बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। ऑप्शन नंबर 1 है शाह और सा के बीच सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। दूसरा, उसे चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक यह गलती सहन की जाएगी। ऑप्शन 3, उसके अभिभावकों से कहेंगे कि उसे शाह और सा का पृथक पृथक अभ्यास कराएं। ऑप्शन नंबर 4, उसे शाह और सा के अंतर को लिखकर समझाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर, अब मुझे जैसे मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ शाह और सा, तो अगर बच्चा नहीं समझेगा तो हमें उसको लिखकर बताना पड़ेगा कि शाह ये होता है सलजम वाला, इसको ऐसे बनाते हैं, और ये सरसों या सड़क वाला जो शाह है ये ऐसे बनता है। तो उससे बच्चों को अंतर करना सीख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, उसे शाह और सा के अंतर को लिखकर समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगे को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि ऑप्शन 1, राधिका ध्यान से नहीं लिखती। ऑप्शन 2, उसके लेखन स्तर में सुधार की आवश्यकता है। ऑप्शन 3, राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन 4, राधिका के विचारों की गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लेखक राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है। क्योंकि लड़का में वो देखो अड़ा वाला जो शब्द है वो गायब हो गया, कमाई होने लगी में लगी गायब हो गया, तो कहीं ना कहीं वो अपने उतनी तेज गति से लिख नहीं पा रही है। प्रश्न नंबर 25 है, कलिका हिंदी भाषा बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1, उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। दूसरा, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। ऑप्शन 3, कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 4, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जहाँ पे सहज अभिव्यक्ति वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि आंसर कहीं ना कहीं वही है। प्रश्न नंबर 26, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला, रागिनी को समझाएंगे कि ये चापाकल नहीं हैंडपंप है। दूसरा, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। ऑप्शन 3, उसे डांट देंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है। चौथा ऑप्शन, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। हम जो भी भाषा सिखा रहे हैं उसमें आपको मातृभाषा को साथ लेके चलना है, मातृभाषा को अलग नहीं करना है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। पहला, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। दूसरा, बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते। ऑप्शन 3, बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। प्रारंभिक स्तर पर जो बच्चे आम गलती करते हैं वो करते हैं ओवर एक्सटेंशन की, यानी इसको कहते हैं अतिशय रूप से विस्तार। जैसे वो सभी जानवरों को, अगर उसने कुत्ता देखा हुआ है तो सभी जानवरों को कुत्ता समझेगा या कुत्ता नाम से संबोधित करेगा। जैसे अगर उसने कार देखी हुई है तो सभी वाहनों को वो कार से ही संबोधित करेगा। इसको बोलते हैं ओवर एक्सटेंशन, जो गलती प्रारंभिक स्तर पर बच्चे करते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, त्रुटियों के संदर्भ में अध्यापक को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, इनको अवांछनीय मानने के स्थान पर उसे क्या करना चाहिए। पहला, त्रुटियों को एक स्वाभाविक अंश के रूप में लेना चाहिए और उनकी अनदेखी करनी चाहिए। दूसरा, इन्हें विद्यार्थियों की मूर्खतापूर्ण गलती या चूक के रूप में लेना चाहिए कि विद्यार्थी अध्यापक के बिना हस्तक्षेप के इन्हें सुधार लेंगे। ऑप्शन 3, गलतियों को बच्चों के चिंतन और भाषा विकास के स्तर में वृद्धि कारक के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन 4, गलतियों को अध्यापक के लिए संशोधन कार्य के रूप में देखना चाहिए।
तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर, जो पॉजिटिव आंसर इसमें दिख रहा है, वो है तीसरा। गलतियों को बच्चों के चिंतन और भाषा विकास के स्तर में वृद्धि कारक के रूप में देखना चाहिए। प्रश्न नंबर 29 है, स्वाति कक्षा 8 की अध्यापिका है। वह अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों की पहचान करती है और बिना किसी का नाम बताए सप्ताह में एक बार इन पर चर्चा करती है। वह क्या करने का प्रयास कर रही है? पहला, वह शिक्षार्थियों की गलतियों का विश्लेषण कर रही है। दूसरा, वह अपने शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि दे रही है। तीसरा, वह शिक्षार्थियों की गलतियों के माध्यम से व्याकरण पढ़ा रही है। चौथा, वह शिक्षार्थियों की गलतियों को सही कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वह अपने शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि दे रही, मतलब फीडबैक दे रही है। प्रतिपुष्टि को इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक, यानी आपने जो भी आपने त्रुटियां की हैं उनका बिना किसी का नाम बताए एक तरह से वो फीडबैक देगी, तो सब बच्चे जो हैं अपने आप स्वतः समझ जाएंगे मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 30 है, लास्ट प्रश्न है, प्राकृतिक आदेश परिकल्पना के संबंध में ए और बी कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, गलतियां प्राकृतिक विकासात्मक प्रक्रिया का संकेत हैं। बी, अर्जन के दौरान किसी भी अपने घर की भाषा के बावजूद शिक्षार्थियों में एक समान विकासात्मक गलतियां होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, पहला ऑप्शन है ए और बी, ए सही है बी गलत है। ऑप्शन 2 है ए गलत और बी सही है। ऑप्शन 3 है ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन 4 ए और बी दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। अब इसमें देखिए, जो आपके स्टीफन क्रेसन थे, भाषाविद थे, उन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया। उसमें 5 परिकल्पनाएं थी। पहला था इनपुट परिकल्पना, दूसरी थी अधिग्रहण यानी सीखना परिकल्पना, तीसरी थी प्राकृतिक आदेश परिकल्पना, चौथी आपकी थी मॉनिटर परिकल्पना और पांचवी थी प्रभावशाली फिल्टर परिकल्पना। अब इसमें जो प्राकृतिक आदेश परिकल्पना है उससे ये पता चलता है कि भाषा सीखने वाले अपनी मूल भाषा की परवाह किए बिना व्याकरणिक संरचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक पूर्वानुमानित और व्यवस्थित क्रम का पालन करते हैं, ये कहने का मतलब है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।